स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं PIB वीकली एनालिसिस में। अक्टूबर महीने के 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के PIB में जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहीं उनका हम इस सेशन के अंदर में एनालिसिस करेंगे। और आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कई सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो आपके हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में अवेलेबल नहीं होती हैं, उसमें कवर नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम ये PIB वीकली एनालिसिस के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये सेशन आपके डायरेक्ट जो फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो हेल्प करते ही हैं, साथ में मेंस के भी कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो यहाँ से इंटरलिंक करके आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए, बहुत बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। स्टडी IQ IAS पर दोस्तों दिवाली की सेल चल रही है, और इसके अंदर में जो आपका स्टडी IQ IAS का लाइव फाउंडेशन बैच है, वो भी क्वालिटी वाला बैच, वो आपको महज 17,499 में ये कोर्स आपको मिलेगा। आप देखिए, अगर आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो UPSC की कोचिंग की जो फीस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास पड़ती है। और आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको 17,499 में मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली की सेल है, और उसके बाद में ये 26 अक्टूबर के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जो प्राइस है वो दोबारा से नॉर्मल प्राइस पे पहुंच जाएगा। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आज एनरोल करिए, लेकिन कोड आपको यही यूज करना है, PRT लाइव कोड यूज करना है। तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, जो ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूं कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। देखिए, ये GS फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जनरल स्टडीज मिलेगा, पहली बात तो, यानी कि GS मिलेगा आपको। इसके अंदर में CSAT की क्लासेस मिलेंगी जो प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपको प्रीलिम्स के लिए 40 से ज़्यादा 40+ टेस्ट मिलेंगे। आपको मेंटोरशिप मिलेगी। आपको दोस्तों ये मेंटोरशिप व्हाट्सएप, ईमेल, हर जगह पर अवेलेबल है। आपको दोस्तों आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी, पूरी डेडिकेटेड टीम है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत में डेली करंट अफेयर की वीडियो भी मिलेगी, और साथ में ही दोस्तों उसकी PDF भी मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिलेगी मात्र 17,499 में। तो इसको आपको डिले नहीं करना है, आज ही एनरोल करना है, आज अभी इसी वक्त। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड आपको यूज करना है। इसकी क्लासेस दोस्तों जो 7th बैच है और ये लास्ट बैच है फाउंडेशन बैच, इसकी क्लासेस जो है शुरू हो चुकी हैं। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी। तो आज ही एनरोल करिए, इसको डिले मत करिए आप सभी के सभी। और साथ में दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात, आप सभी दोस्तों ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं, तो ऑप्शनल पर भी आपके लिए ऑफर चल रहा है। जैसे आप देखिए, हिस्ट्री का बैच 2 का ऑप्शनल, PSIR का बैच 3 का ऑप्शनल, जिसकी क्लासेस आपके 25 नवंबर से शुरू होंगी, इसकी 10 नवंबर से शुरू होंगी। सोशियोलॉजी का आपका बैच 1, इसकी क्लासेस आपका जियोग्राफी का बैच 3। इन सभी चीज़ें आपको, ये सारे ऑप्शनल आपको मात्र 10,000 रुपीज़ में। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोड क्या यूज करना है दोस्तों, PRT लाइव कोड ही आपको यूज करना है। चलें, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो सबसे पहली अगर न्यूज देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन और उसके अंदर में बहुत एग्रेसिवली पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैसे हो, इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता, सफाई डायरेक्टली लिंक्ड है आपके किससे, हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ डायरेक्टली लिंक्ड है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से।
तो सफाई जितनी ज्यादा होगी, और सफाई कभी भी दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां से नहीं हो सकती जब तक जो पार्टिसिपेशन पीपल का यानी कि लोगों का नहीं शुरू होगा, तब तक आप जो आपका डिजायर्ड आउटकम है सफाई के अंदर में, स्वच्छता अभियान के अंदर में, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका सर्वेक्षण और उससे रिलेटेड अवार्ड्स कि कौन सा शहर कितना ज्यादा साफ है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में जब 2014 में ये लॉन्च किया गया, प्लीज इस चीज को याद करिएगा, जिसके अंदर में हम इंडिया को पूरा का पूरा क्या करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज एंड पुट द फोकस ऑन सैनिटाइजेशन इन इंडिया। उसके अंदर में दोस्तों क्या होता है, आपको पता होगा, फिर स्वच्छ भारत अर्बन मिशन, स्वच्छ भारत आपका रूरल मिशन, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, सिटीज को गार्बेज फ्री करना, सब कुछ करना। और हम क्या करते हैं, इसका फिर सर्वेक्षण भी करते हैं, यानी कि हम एनालाइज भी करते हैं कि कौन सा शहर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके सर्वेक्षण के अंदर में इंदौर सिटी कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर में, ये फर्स्ट पोजीशन पर आया है 6ठी बार लगातार, 6 टाइम इन ए रो। तो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं दोबारा से। तो किसने टॉप किया है, इंदौर सिटी ने टॉप किया है। और सबसे खास बात क्या रही है, प्रेसिडेंट ने भी इसका जिक्र किया कि इंदौर सिटी के अंदर में पीपल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाए, रेजिडेंट्स ऑफ इंदौर सिटी, एंड कॉल्ड अपॉन द अदर सिटीज टू फॉलो दिस मॉडल, यानी कि लोग बहुत एक्टिवली क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका युवा 2.0, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अगर इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूं, जो 30 साल की उम्र से कम के जो यंग राइटर हैं उनके लिए स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। यंग जो ऑथर्स हैं उनको मेंटोर करने के लिए स्कीम है दोस्तों। तो इसके अंदर में काफ़ी समय से एप्लीकेशन वगैरह मंगाई जाती रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है युवा 2.0, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। प्लीज इसको याद रखिए, किसके लिए है, ऑथर्स के लिए, यंग ऑथर्स के लिए क्या है, ये स्कीम है दोस्तों। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जिसके अंदर में यंग और बर्डिंग ऑथर्स को, जिनकी एज कितनी 30 साल से कम है, प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, किसको 30 साल से कम है जिनकी उम्र, उनको क्या किया जाएगा, रीडिंग राइटिंग बुक कल्चर के अंदर में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो क्यों ना हमारे पास में ऐसा लिटरेचर हो, हमारे पास में ऐसे यंग ऑथर हों जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखे, जो इंडियन हेरिटेज के बारे में लिखें, इंडिया के बारे में लिखें, अपकमिंग इंडिया के बारे में लिखें। तो ऑथर्स को क्या करना है, यानी कि डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन सब थॉट के ऊपर में लिखें। उसके लिए क्या है, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जहां पर आप यंग ऑथर्स को क्या करोगे, मेंटोर करोगे, जिनकी उम्र क्या है 30 साल से कम है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। और इस स्कीम के अंदर में क्या है, द स्कीम विल हेल्प टू डेवलप अ स्ट्रीम ऑफ राइटर्स हु कैन राइट ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, जहां पे पास से लेके प्रेजेंट फ्यूचर आप सारी चीजें लिख सकते हैं। इसके अंदर में आप नेक्स्ट जनरेशन के जो यंग ऑथर है उनको ग्रूम करोगे। इसके अंदर में बुक्स जो इस स्कीम के अंदर में होंगी वो क्या होंगी, ट्रांसलेट की जाएंगी अदर भाषाओं के अंदर में, जो किसका हिस्सा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप रीजनल लैंग्वेजेस को भी कवर कर रहे हैं, आप हर रीजन में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसको प्लीज याद रखिएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो ये एजेंसी जो है, यानी कि जो बुक ट्रस्ट है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में। ये कुछ चीजें हैं, प्लीज इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो युवा 2.0 लॉन्च किया गया, यानी कि सेकेंड इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है। तो पहला कब लॉन्च किया गया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, क्लियर है। तो पहले के अंदर में थीम क्या थी, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, अनसंग हीरोज से रिलेटेड, ये सब था। अब क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव में अब क्या थीम हमने सिलेक्ट करी है, डेमोक्रेसी, पीपल, इंस्टीट्यूशंस, वो वाला है ना, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री जी, अक्सर जब हम 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो हम गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ, और भारत देश के वो दूसरे
प्रधानमंत्री रहे 1964 से 1966 में। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और उनका जो स्वर्गवास हुआ कब हुआ? 11 जनवरी 1966 में। कहाँ पर? ताशकंद में। ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर में। प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा, वहां पर क्या हुआ था? इनका स्वर्गवास हो गया। प्लीज याद रखिएगा, इन सब चीजों को याद रखिएगा। भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है, और 1966 में मिला था। प्लीज प्लीज इन चीजों को पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। दोस्तों, हम मैक्सिमम जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनको हम इंपोर्ट ही करते रहे हैं, और ये हमारा, आप देखेंगे आज़ादी के बाद से इंपोर्ट करने का हमने शुरुआत करी, और सिचुएशन भी ऐसी रही कि वॉर जैसे सिचुएशन में हम लगातार हर 10 साल 20 साल में रहे, तो हमारा ज़्यादा फोकस चीज़ों को प्रोक्योर करने में रहा, बनी बनाई चीज़ों को। लेकिन अब हमें ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ समझ भी आती है कि इन सब चीज़ों से हमारी इकोनॉमी के ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा है, इसके कारण में हमारी करेंसी के ऊपर में भी इसका असर पड़ता है। और साथ में ही दोस्तों, जो हमारे पास में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए सिक्योरिटी के फेज के अंदर में, सिक्योरिटी के एरिया में, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। और इसलिए हमारा फोकस है कि कैसे हम धीरे धीरे डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर में, डिफेंस जो हमारे पास में फैसिलिटीज़ हैं, डिफेंस के लिए जो हमारे पास में आर्म्स एम्युनिशन है, उनको कैसे हम स्वदेशी बनाएं, इंडिजनाइज करें। तो इसी के अंदर में दोस्तों ये हेलीकॉप्टर, ये भारत के अंदर में बना हुआ हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड नाम है इसका। और ये दुनिया के अंदर में एकमात्र हेलीकॉप्टर ऐसा बताया जा रहा है जो इतनी ऊंचाई पर क्या कर सकता है? लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका इंडक्शन क्या हुआ है? डेवलप हुआ है और इंडक्ट हुआ है कहाँ पर? आपके इंडियन एयरफोर्स के अंदर में। क्या है ये? इंडिजिनसली डेवलप्ड है। डिज़ाइन किया गया किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के द्वारा किया गया है। प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज कर देंगे DRDO या किसी भी तरीके से। इसका इंडक्शन हो गया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर में, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ में एक पॉजिटिव स्टेप है दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हमें प्रोवाइड कराएगा, सिक्योरिटी के कंसर्न में भी हमें क्या करेगा? एक अपर हैंड देगा, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर्स का नाम क्या है? प्रचंड, ठीक है, क्लियर है, जिसका मतलब क्या होता है? फियर्स। डिफेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि ये कंट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत, उन्होंने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। प्लीज़ याद करिएगा, मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रहेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो हाई ऑल्टीट्यूड में काम कर सकता है, ये सबसे बड़ी खास बात है इसकी, ठीक है। कॉम्बैट के अंदर में भी कर सकता है, सर्च के अंदर में भी कर सकता है, काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर में आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जगह पे ये क्या करेगा? हेल्प करेगा हर जगह पे। तो ये भारत के अंदर बना है, नाम याद रखिएगा प्रचंड, ये जरूर याद रखिएगा। आपको कह देंगे ये ड्रोन है, वो क्या नाम है आपका, टैंक है, मिसाइल है, तो आप कहेंगे नहीं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, और इसको किसने बनाया? HAL ने बनाया है, बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्यामजी कृष्णा वर्मा, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके क्या नाम है बर्थ एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं दी। 4 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी रहती है, प्लीज़ याद रखिएगा। श्यामजी कृष्णा वर्मा जी का ये इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री रही, फ्रीडम स्ट्रगल रहा, उसके अंदर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो श्याम जी का वहां पर जिक्र होता है, उनसे एसोसिएटेड सोसाइटीज का जिक्र होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मॉडर्न में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा अगर, तो आप यहां से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो श्याम जी का जन्म क्या नाम है? 4 अक्टूबर 1857 का हुआ था। 1857 याद है? प्रथम क्रांति, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अंदर में, आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हुआ था। और क्या था? वो फ्रीडम फाइटर भी थे, लॉयर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, प्लीज याद रखिएगा। और उनको संस्कृत और भी कई भाषाओं के बारे में जानकारी थी। अब उनकी कुछ चीजें हैं। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी, पहला पॉइंट प्लीज नोट करिएगा। इंडिया हाउस की स्थापना करी। क्या? इंडिया हाउस की स्थापना करी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन, ये स्थापनाएं करी थी, प्लीज याद रखिएगा। अब इनका काम क्या क्या था? इंडियन होम रूल सोसाइटी, वो क्या था? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी
जिसको 1905 में स्थापित किया गया। किस चीज के लिए दोस्तों? जो सेल्फ रूल है ब्रिटिश इंडिया के अंदर में, उसके कॉज को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। तो पहला काम क्या था? इंडियन होम रूल सोसाइटी का काम क्या था? जिसका काम यह था कि प्रमोट करना है कॉज ऑफ सेल्फ रूल इन ब्रिटिश। दूसरी चीज याद रखिएगा, इंडियन का क्या था? ये द मंथली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या मैंने आपको बताया? जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, ये मंथली मैगजीन थी। क्या थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये आउटलेट बन गई फॉर नेशनलिस्ट आइडियाज के लिए, मंथली। ठीक है। और तीसरी चीज जो हमने देखी, इंडिया हाउस, ये क्या बन गया? एक तरीके का इसको कह लीजिए आप, क्या है, हॉस्टल बन गया या पीजी बन गया। ये क्या है? जो स्टूडेंट रेजिडेंस थे, जो कहां पर आपके 1905 से लेकर 1910 के अंदर में ये ओपन किया गया, जहां पर नेशनलिस्ट व्यू वाले जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो ब्रिटेन में, वो यहां पर आकर रहे। तो प्लीज ये तीन चीजें याद रखिएगा, और इन तीन चीजों का काम क्या था ये भी याद रखिएगा। फिर इनका स्वर्गवास 30 मार्च को 1930 के अंदर में स्विट्जरलैंड के अंदर में हो गया। तो श्याम जी के बारे में याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर पढ़े, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। आप सभी जानते हैं दोस्तों, शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। और रिसेंट टाइम के अंदर में दोस्तों शुगर केन, गन्ना, बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक फेज आपको और बता दूं, ये एक और डायरेक्शन में पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए, क्योंकि दरअसल आप ये चीज जानते हैं कि भारत के अंदर में हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना चाहते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज, हम अपना इंपोर्ट बिल भी कम करना चाहते हैं। और इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? जो पेट्रोल डीजल यानी कि क्रूड ऑयल जो हम मंगाते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका, क्योंकि इनके जो प्राइस हैं वो डायरेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर में असर करते हैं, हमारे घरों के अंदर में असर करते हैं। और इसके साथ में एक और चीज समस्या है, पॉल्यूशन। इनके इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन भी होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफी समय से ये टारगेट लिया हुआ था। पहले तो टारगेट ये था कि 2030 तक, क्या 2030 तक हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। क्या मतलब होता है इथेनॉल? इथेनॉल का मतलब क्या है? ये एक बायोफ्यूल है। बायो मतलब क्या? जीवित, लिविंग। ये फ्यूल है जिसको हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। किसके साथ में? पेट्रोल और डीजल के साथ में। कितने परसेंट? 20%। ये टारगेट था हमारा, कब? पहले था 2030 तक। हमने इसको क्या किया है? प्रीपोन कर लिया, यानी कि पहले कर लिया। हमने कहा 2025 तक हम क्या करेंगे? एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 20%। यानी कि दोस्तों अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम मान के चले 20% हम ब्लेंड करने लग जाएंगे, तो हमारी जो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो कम होनी शुरू होगी। एनवायरमेंट भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, इंपोर्ट बिल भी हमारा कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा कम होगा, फिर हमारे घरों में जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ता है वो भी कम होगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो सिक्योरिटी वाला कंसर्न है वो भी इंश्योर होगा। और इसके अंदर में शुगर केन यानी कि गन्ना और राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है एथेनॉल बनाने के लिए। और सरकार यही बार बार कह रही है कि हमारे पास में चीनी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो क्यों ना जो हमारे पास में एक्स्ट्रा शुगर केन है उसको हम एथेनॉल बनाने के लिए क्या करें? डाइवर्सिफाई कर दें। तो ये जो न्यूज है कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं किसके? शुगर के। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ, हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में क्या है? शुगर अवेलेबल है। तो हम अपना जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोजेक्ट के लिए जो हमें एथेनॉल चाहिए उसके प्रोडक्शन के अंदर पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, इन शुगर सेशन या सीजन 2011, 2021, 2022 के अंदर में रिकॉर्ड 5000 लाख मेट्रिक टन का शुगर केन का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के अंदर में। फिर इसके अंदर से हमने 35 लाख मेट्रिक टन हमने क्या किया? शुगर का प्रोडक्शन किया। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और 359 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ है शुगर मिल के अंदर में। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। सॉरी, मतलब ये क्या है? एथेनॉल आपका 35, जो आपको मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि अब आप खुद सोचिए, रिकॉर्ड लेवल पर अगर हम शुगर का प्रोडक्शन कर ले जाएंगे तो जो अभी क्या है, अभी हमने सिर्फ 35 लाख मेट्रिक टन का ही इस्तेमाल किया एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और 359 लाख मेट्रिक टन का हमने शुगर के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया है।
तो अब हम क्या कर पाएंगे, अगर शुगर हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुका होगा, सप्लाई होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉक करके रखेंगे और जो नेक्स्ट सीजन के अंदर में जो शुगर केन हो सकती है उसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, अपने एथेनॉल के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, शुगर प्रोड्यूस हुआ है कितना, 359 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर वॉज प्रोड्यूस बाय शुगर मिल, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके साथ में इंडिया क्या हो गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है और साथ में कंज्यूमर भी हो गया है, किसका, शुगर का दोस्तों, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया शुगर का। ये 3 लाइन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शुगर का, सबसे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं शुगर को, लेकिन एक्सपोर्ट में हम फर्स्ट नहीं है, सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, और प्रोडक्शन के अंदर में हमसे पहले कौन था, ब्राजील था, उसको हमने क्या किया है, सरपास किया है। तो प्लीज ये चीजें हैं, इनको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, और ये मतलब आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चीज है कि एथेनॉल जो एज ए बायोफ्यूल हमारे पास में आने वाला है, एथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है 2025, देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखिए जो मैंने आपको बताया, उन टारगेट को मीट करने में क्या मिलेगी, अब हमें हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज याद रखिएगा, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपके फार्मर्स को इनकम भी मिलेगी, क्योंकि शुगर मिल डायरेक्टली क्या करेंगे, वहां पर उनको अपना प्रॉफिट दे देंगे, जो उनको इनकम हो रही है वो उनको दे देंगे, प्लस में जो एनवायरनमेंट है उसको भी बेनिफिट, इकोनॉमी को भी बेनिफिट, फार्मर्स की इनकम होने में भी डबल बेनिफिट, सारी चीजों में क्या है, हमें बेनिफिट नजर आ रहा है। नेक्स्ट है चीता टास्क फोर्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि चीता रिलोकेशन कहां पर, कूनो नेशनल पार्क, कहां पर है दोस्तों, ये एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां पर चीता को रिलोकेट किया गया है। चीता 1947 के अंदर में लास्ट टाइम देखा गया था और 1952 के अंदर में हमने इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। ठीक है, जो एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता इस समय कहां कहां मिलता है, सिर्फ ईरान में मिलता है। ठीक है, और इंडिया में तो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ऐसे ही दोस्तों एक अफ्रीकन चीता होते हैं, जो अभी हमने क्या किया, अफ्रीकन चीता मंगाए हैं, कहां से, नामीबिया नाम की एक कंट्री अफ्रीका के अंदर में, वहां से हमने ये प्रोग्राम एक क्या नाम है, एमओयू साइन किया और वहां से हमने इनको रिलोकेट किया है, कहां पर, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो उनकी देख रेख, उनको मॉनिटर करना, उनसे रिलेटेड कोई सारी डाटा को एनालाइज करना, उसके लिए 2 साल के लिए दोस्तों क्या करी है, टास्क फोर्स बनाई गई है, जो क्या करेंगे, री इंट्रोडक्शन जो हुआ है कूनो नेशनल पार्क में उसकी देखरेख करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एडवाइस करेंगे किसकी, हेल्थ के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कहां पर, कूनो नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, मॉनिटर करेंगे किस चीज को, उनका जो क्वारंटीन वाला जो फेज है उसको भी क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे, सारी चीजों को ये मॉनिटर करने वाले हैं। तो प्लीज इस चीज के बारे में भी याद रखिएगा, इन सब चीजों को, कौन कौन मेंबर हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर में आया था, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, फिर ये क्या है, आपके नामीबिया से आया था, नामीबिया के आसपास की कंट्रीज को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मौसम, ये प्लीज याद रखिएगा, प्रोजेक्ट मौसम क्या है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट मौसम रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये पूछ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मौसम क्या है दोस्तों, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर में, और इसको इंप्लीमेंट जो कर रही है वो ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इसके अंदर में है क्या, ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, क्रॉस कल्चर लिंकेज। देखिए इंडियन ओशन के आसपास में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनके हमारे इकोनॉमिक रिलेशन भी पुराने रहे हैं, उनके साथ हमारे कल्चरल रिलेशन भी हैं, तो उनको दोबारा से रिवाइव करना, उन लिंकेजेस को आगे की तरफ ले जाना, ये क्या है, प्रोजेक्ट मौसम का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंस्क्राइब करना प्लेसेस, साइट्स आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट मौसम के अंदर में, जहां पर ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन हो सकता है आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में। तो बस इतना याद रखिए, प्रोजेक्ट मौसम जिसके अंदर में ये देखा गया कि इंडियन ओशन के आसपास में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में एक कोऑपरेशन, एक पुराना कल्चर, एक रिलेशन हमें होता हुआ नजर आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ASI के बारे में ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, वाल्मीकि जयंती, ये भी प्लीज याद रखिएगा, कभी बार पूछ लिया जाता है। तो अभी क्या है, वाल्मीकि जयंती को हम हर साल मनाते हैं मून डे, जब फुल मून डे होता है, कब, अश्विन महीने के अंदर में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए। महर्षि जो थे वो आपके रामायण के लेखक माने जाते हैं, रचयिता, सारी चीजें आप जानते हैं। वाल्मीकि जो है आपके क्या नाम है, संस्कृत लिटरेचर के अंदर में बहुत ज़्यादा उनका मानना है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा।
ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि जी को, जो वाल्मीकि समाज है, जो सेक्शन है, वो उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस मतलब मेरा ये कहना है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो माउंटेन रीजन है, जो आपका हिमालयन रीजन है, वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। तो वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों, वो कैसी हो? सस्टेनेबल हो। वो डेवलपमेंट ऐसी हो जो डेवलपमेंट के साथ में वहां के एनवायरनमेंट को भी क्या करे? कंजर्व करे। तो उसकी एक समिट हुई है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। एक फ्लैगशिप एनुअल इवेंट है, किसका? आईएमआई का, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव का। और ये क्या है? एक सिविल सोसाइटी लेड फोरम है, ठीक है, जो क्या करता है? इंडियन हिमालय रीजन के अंदर में काम करता है। 10 माउंटेन स्टेट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, 2 यूनियन टेरिटरी को आइडेंटिफाई किया है, 4 हिल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है। और इसके बेसिस पर जो पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है, उसके अंदर में कैसे डेवलपमेंट हो, उसके लिए काम करते हैं। ठीक है। तो 2 इंटीग्रल कंपोनेंट है इसके। SMDS इंक्लूड इंडियन हिमालयन यूथ समिट, और उसके बाद में माउंटेन लेजिस्लेचर मीट। ठीक है। तो सभी के सभी मिलते हैं, और बस इतना याद रखिएगा, और ज़्यादा इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट वीक वाले सेशन के अंदर में बस इतना ही, और आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी दोस्तों, ये दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। महज 17,499 रुपये में अगर आपको स्टडी IQ IAS पर लाइव फाउंडेशन बैच मिलता है, तो इसको मिस नहीं करना है। लेकिन कोड एक यूज़ करना है, वो क्या है? PRT लाइव। इसके अलावा कोड आपको कोई भी यूज़ नहीं करना है। ऐसी दोस्तों ऑप्शनल की सारी क्लासेस, मतलब आप देखिए, अगर आप PSI पढ़ना चाहते हैं 10,000 रुपये में, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं 10,000 रुपये में, सोशियोलॉजी 10,000 रुपये में, जियोग्राफी 10,000 रुपये में, ये भी लाइव क्लासेस है सारी की सारी। तो आप इसके अंदर में एनरोल करिए, लेकिन कोड वही PRT लाइव कोड ही आपको इस्तेमाल करना है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।